बेटा रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन नाम के चैप्टर पर का एग्जाम्पल नंबर 3.1, ये उदाहरण एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। सबसे पहले आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी गई है और आपसे कहता है कि सेल को निरूपित करना है। तो बेटा सेल को निरूपित करना बड़ा ही आसान है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सेल का निरूपण सबसे पहले करते हैं। सेल को निरूपित करना देखो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम को देखते हैं, पहले प्रकार के इलेक्ट्रोड को देखते हैं और फिर लास्ट में दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड। ध्यान देने वाली बात है, जिस भी इलेक्ट्रोड पर, चाहे वो मैग्नीशियम का हो या सिल्वर का हो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को सेल को निरूपित करते समय लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। तो देखो, क्योंकि मैं देख रहा हूं मैग्नीशियम पहले सॉलिड फॉर्म में है, बाद में मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। क्योंकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और सेल के निरूपण के समय इसे हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में था, इसके बाद मैग्नीशियम चेंज हो गया Mg++ में और इसकी कंसंट्रेशन थी 0.130 मोल पर लीटर। ये अब सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल स्लैश। अब हम बात करेंगे सिल्वर के लिए, सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए। तो सिल्वर पहले आयन के फॉर्म में था, सिल्वर पहले आयन के फॉर्म में था जिसकी सांद्रता से 0.0001 मोल पर लीटर। इसके बाद सिंगल स्लैश। अब बात करेंगे कि बाद में सिल्वर का चेंज काहे में हुआ, तो बाद में सिल्वर चेंज हो गया सिल्वर में। सिल्वर आयन जो था वो सिल्वर सॉलिड में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से लिखे गए सेल को हम कहते हैं सेल का निरूपण। अच्छा, सेल के निरूपण में एक और बात ध्यान देने वाली बात होती है कि सेल के निरूपण में जो भी इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में लिखा गया है, बेटा ये सेल का एनोड है और इसको तो क्योंकि ये सेल का एनोड वाला भाग है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेल का एनोड है। कोई पूछे कौन से विक्रिया संपन्न होती है, तो हम बताएंगे यहां पर ऑक्सीकरण विक्रिया संपन्न होती है। और जो सेल के राइट पार्ट पे ये वाला भाग लिखा हुआ है, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है और इस पर अभिक्रिया होती है रिडक्शन। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो अगर सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। हालांकि आपसे एनोड और कैथोड के विषय में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मांगी थी, लेकिन अगर आपसे कहता कि इसमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा, आप आसानी से बताते कि सेल को रिप्रेजेंट करते समय आप सेल के जिस भी इलेक्ट्रोड को राइट साइड पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, वो इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पर रिडक्शन अर्थात अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। जबकि सेल के बाएं भाग में या सेल को देखने में जो इलेक्ट्रोड का बायां भाग आपको दिख रहा है वो एनोड इलेक्ट्रोड है और उस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है और गैल्वेनिक सेल के लिए ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। फिलहाल हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात करते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है। कहता है इसके ई सेल का परिकलन कीजिए, अर्थात सेल विभव का परिकलन करना है, जबकि सेल का मानक विभव दिया है 3.17 वोल्ट। तो जब हमको सेल का मानक विभव देता था और सेल विभव की डिमांड करता था तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आता था, नर्नस्ट इक्वेशन। तो हम उसको लिखेंगे, उसके थ्रू निकालेंगे। तो नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। और बेटा फॉर्मूला होता था, फॉर्मूले में आप लिखते थे एनोड अपॉन कैथोड, ये फॉर्मूला आप बनाते थे। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए तो बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, और सेल की वैल्यू बेटा दी गई है, उसको लिख लेते हैं 3.17 वोल्ट माइनस बेटा 0.0591 अपॉन एन का मतलब होता है सेल की रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोडों द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप अभिक्रिया में से आ जाए, इसको देख लीजिए। मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था। तो आप एन की जगह पर क्या कर सकते हो, 2 लिख सकते हो। ऐसा भी पहचान सकते हो, सिल्वर 1, इसको ढक लेते हैं,
1 मोल सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, तो 2 मोल सिल्वर ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी n की वैल्यू 2 लिखी जा सकती है। फिलहाल आगे लॉग, अभी मुझे क्या लिखना है? एनोड। एनोड के लिए आपको कंसंट्रेशन लिखनी है। तो बेटा एनोड के लिए कंसंट्रेशन अगर हम देखते हैं तो एनोड के लिए कंसंट्रेशन दी गई है 0.130 m। मैं m नहीं लिखता हूं, अभी मैं इसे लिख लेता हूं। अब आता है बेटा कैथोड, और कैथोड के लिए आपको दी गई है कंसंट्रेशन 0.0001। और बेटा साथ में एक विशेष बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कैथोड सिल्वर द्वारा रिप्रेजेंट होता था, और सिल्वर पर जब हमने अभिक्रिया को देखा तो सिल्वर पे मोलों की संख्या कितनी है? 2, इसलिए बेटा यहां पर स्क्वायर का यूज होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, मैग्नीशियम की वैल्यू पर या एनोड की वैल्यू पर स्क्वायर या क्यूब क्यों नहीं किया गया? रीजन है, मैग्नीशियम जो कि एनोड का कार्य कर रहा था, ये केवल 1 मोल था, इससे मैंने उसकी वैल्यू को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। इसको विशेष ध्यान रखना है। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस, और बेटा इससे इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो तकरीबन 0.03 करके आपको आंसर प्राप्त होगा। लॉग, इसको और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, सही ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। लॉग के बाद 0.130 अपॉन, बेटा इसमें से देखो ये जो दशमलव है ये 4 अंक कहां जाएगा? पीछे। अगर 4 अंक पीछे जाएगा, 4 अंक पीछे जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -4, और 10 की घात -4 तो लिखेंगे। और साथ में बेटा एक और बात ध्यान देनी है, स्क्वायर भी तो लगाना है, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर लगाने के बाद बचे हुए न्यूमेरिकल के भाग को उधर कंप्लीट करते हैं। अब देखो बेटा इसको क्या लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03, और बेटा इसको ध्यान देने वाली बात है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पर रखा होगा, लॉग m अपॉन n, या ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं। लॉग, बेटा इसको ध्यान देने वाली बात है। तो देखो एक तो सबसे पहली बात 0.130 लिखा हुआ है, 10 टू दी पावर -4 पर 2 पावर अगर लगी है तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -8, और ये 10 टू दी पावर -8 ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 8। इस पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03, और इस पर बेटा एक फॉर्मूला लगेगा log m इंटू n। log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। log m की जगह पे 0.130 प्लस log n। log n की वैल्यू लिखोगे तो log n की जगह पर आता है 10 टू दी पावर 8, लेकिन एक फॉर्मूले के थ्रू आप जानते हो, आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा, log m टू दी पावर n। तो ये पावर होती है, ये पावर आ जाती है आगे। तो अगर ये बेटा ये 8 यहां से निकल कर यहां कहां जाएगा? आगे। तो इसको ध्यान रखेंगे, मैं भी यहां 8 लिखे देता हूं। नेक्स्ट लाइन पे इस 8 को कहां लिख लेंगे? आगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है log m टू दी पावर n पे, तो n की वैल्यू आ जाती है आगे और फॉर्मूला बन जाता है n log m। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट माइनस 0.03, और बेटा इसमें से एक वैल्यू आ रही है log 0.130, जिसकी वैल्यू हम लोगों को पहले से दे दी गई है। कहता है जबकि log में 0.130 की वैल्यू जो है -0.886 है, तो हम इसको लिख लेंगे -0.886, ये वैल्यू दी गई है। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद 8 आ जाएगा आगे, 8, और बेटा log में 10 की वैल्यू होती है 1। अभी इसको और सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03, बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 8 का गुना अगर 1 पर होता है तो वो तो 8 ही आएगा। अब उस 8 में से घटा देना है, माइनस कर देना है 0.886 को, तो बेटा आंसर कुछ आएगा 7.114।
तकरीबन इतना आंसर आएगा 7.114। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 चौके 12, 3 का 1 से हुआ 3 और 1 4, फिर 3 का 1 से हुआ 3 और फिर 3 का 7 से हो गया तो 21। अब इसमें से 0.3 अंक यहाँ, 2 अंक इधर, तो 5 अंक के बाद दशमलव यूज करते हैं। तो 3.17 में इस वैल्यू को माइनस कर देना है, तो अलग से कहीं माइनस कर लेते हैं। 3.17 में माइनस करना है 0.21342 000। इधर 10 में 2 गया तो 8, इधर 9 में 4 गया तो 5, इधर 9 में 3 गया 6, इधर 6 में 1 गया 5, इधर 6 में 1 गया 5, इधर 11 में 2 गया 9 और इधर बचा 2, तो 2.95 2.95 वोल्ट। ई सेल की जो वैल्यू है 2.9495, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पर 658 है। अगर आप ये 6 ना लिखना चाहो तो 2.96 वोल्ट के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा जो हमारे यहाँ एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.1 है वो कंप्लीट होता है। तो एनसीईआरटी के बुक के तकरीबन सभी न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, तो उनमें से पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो 3.1 है वो मैंने करवा रखा है। इसको जल्दी से नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी के बुक के अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 3.2 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए आपको केसी अर्थात साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। अब साम्य स्थिरांक ज्ञात करने के लिए उसने एक रासायनिक अभिक्रिया भी दे दी है। कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, जो रासायनिक अभिक्रिया करेगा सिल्वर के 2 मोल से आयन के फॉर्म में है, सिल्वर आयन। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कॉपर का आयन बनता है और सिल्वर सॉलिड फॉर्म में बनकर तैयार होता है। आपको साथ में 2 रीडिंग भी दी है। पहली रीडिंग दी है कि ई नॉट ऑफ सेल जो है वो 0.46 वोल्ट है, और जो एंटी लॉग में वैल्यू है वो 15.6 की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू लिखी है आपके सामने, आपको ये दे दिया है। तो बेटा लॉग केसी की वैल्यू अगर निकालनी है तो, और ई नॉट की वैल्यू दी है, तो ई नॉट और केसी के बीच ये संबंध होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और उस आंसर इसका निकालते हैं कि आंसर क्या आने वाला है, इसको देखते हैं। तो बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखो ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 0.46 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन, बेटा एन की वैल्यू अगर डिमांड करेगा, एन का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पहले इलेक्ट्रॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो इन दोनों ही कॉपर को और सिल्वर के इलेक्ट्रॉनों को देखने पर मिलेगा कॉपर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और सिल्वर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए एन की वैल्यू लिख देंगे हम 2, और लास्ट में लिखा हुआ है बेटा लॉग केसी, और आपको केसी की वैल्यू ही तो चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे, 0.46 इंटू 2, भाग में ही इधर गुणा में आ जाएगा, ये वाला नंबर जो गुणा में था नीचे चला गया, 0.059 और 1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग केसी। अभी काम करेंगे कि आप इनको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से आएगा 0.92, 40 दूना माने 0.0591 इज इक्वल टू लॉग केसी। अब इसमें से सॉल्व करने के लिए हमें, क्योंकि केसी की वैल्यू चाहिए, हमें लॉग हटाना है, तो हम दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, एंटी लॉग लेने पर। तो एंटी लॉग लेंगे तो होगा क्या, देखो एंटी लॉग यहां लोगे तो इधर हो जाएगा एंटी लॉग, और बेटा इससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है 15.6 इज इक्वल टू, यहां एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा और बचेगा केवल क्या, केसी। अच्छा एंटी लॉग में से 15.6 की वैल्यू हमको पहले से दे रखी उसने, तो एंटी लॉग में 15.6 की वैल्यू है 3.92 इंटू 10 टू दी पावर 15, ये वैल्यू हो गया बेटा केसी का। तो आपको क्या होगा, आपको जब भी एग्जाम में इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको जो भी लॉग की या एंटी लॉग की वैल्यू की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी,
आपको उस एग्जाम पेपर पर वो एंटी लॉग की या लॉग की वैल्यू दी गई होगी। एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल बुक में जरूर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम में हम लोगों के लिए क्वेश्चन आएगा, जो भी लॉग या एंटी लॉग की वैल्यू आपको जरूरत होगी, डिमांड में होगी, वो आपको वहां मिल जाएगी। तो क्योंकि आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को यूज कर पाएंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3.3। तो उदाहरण नंबर 3.3 जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है उसको पढ़ते हैं। लिखा है डेनियल सेल। डेनियल सेल तो जानते ही होंगे, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को डुबाकर बनाया गया सेल, जिसका मानक सेल विभव है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट होता भी था। निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, वो कहता है इस रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर मानक गिब्स ऊर्जा की परिकलन कीजिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा को मानक मुक्त ऊर्जा भी कहते थे, इसको लिखते थे डेल्टा RG, क्योंकि मानक गिब्स ऊर्जा की बात कर रहा है, नॉट लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है -NF E नॉट ऑफ सेल। इस जगह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर मानक गिब्स ऊर्जा कहता है तो नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, और उस समय सेल की भी वैल्यू मानक परिस्थिति पर ही ली जाएगी। अगर केवल गिब्स ऊर्जा बोल देता परिवर्तन, तो फिर बेटा E नॉट सेल ना लेकर केवल सेल की वैल्यू ली जाती। समझ रहे हो ना? नॉट का मतलब है मानक परिस्थितियों पर गिब्स ऊर्जा निकालनी है, और नॉट ना लगा होता तो किसी भी परिस्थिति पर सेल की गिब्स ऊर्जा निकालनी है। तो इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखना है बेटा। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस लगा देते हैं, n की वैल्यू की डिमांड आएगी। तो बेटा जल्दी से देखो, जिंक सॉलिड फॉर्म में था, इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा था? 2। तो आप n की वैल्यू तो 2 लिख दोगे। क्योंकि सर जी नहीं, हमको कॉपर वाला देखना था। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, बाद में कॉपर बिल्कुल अपनी संतृप्त अवस्था पर है, तो डबल पॉजिटिव से Cu सॉलिड में जाने का अर्थ है इस दौरान इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? ग्रहण किए होंगे। तो ऐसे भी लिखते तो n की वैल्यू 2 आ जाती। f की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, f की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो तकरीबन इसकी वैल्यू जो आएगी वो 96,500 कूलाम के आसपास आती है। आप कैलकुलेशन करते समय आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू 96,488 या 87 के आसपास जो वैल्यू आई थी उसको भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे भी। लेकिन एक नॉर्मल वैल्यू 96,500 रखते हैं, वो ठीक रहेगा। ई नॉट सेल की बेटा वैल्यू बात करेगा तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले से 1.1। अब एक काम कर लेते हैं, इसका सबसे पहले गुणा करवा लेते हैं। तो 1.1 का गुणा होगा तो ऐसा मैं क्या सोचता हूँ, 11 का गुणा करवा लेते हैं। इसमें से ये पॉइंट हटाते हैं, यहां से एक 0 कम कर देते हैं। 0, 11 25 55, और 11 का 6 में हुआ 66, और 66 5 71, 7 मेरे पास बच गया, और 11 का 9 पे हुआ 99, और 99 और 7 होता है 106। 106 इसको बेटा अब और कैलकुलेट कर लेते हैं। -2 का गुणा करवाएंगे तो 0, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2 और 1 3, 2 छक्का 12, 12 2 एकन्नम 2। तो बेटा इतना आंसर आने वाला है, इतने जूल, इतना जूल आंसर आएगा, इतने जूल एनर्जी मुक्त होगी। इसको और भी थोड़ा सा एक काम अच्छा कर सकते हैं, ये जूल में एनर्जी दी गई है, कितने जूल एनर्जी है उसको मैं पढ़ता हूं, 2,12,300 जूल। तो इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जूल को एनर्जी को किलो जूल में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर दशमलव को हम 3 अंक आगे ले आए, दशमलव को खिसकाते हुए 3 अंक अगर आगे ले आए, तो जो जूल वाला एनर्जी है ये काहे में बदल जाएगा? किलो जूल में। तो आप ऐसा कर सकते हो, जूल में दी गई एनर्जी को मैं अलग से हल कर देता हूं, इसको -212,300। अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो 1000 से डिवाइड करने पर 212.3 किलो जूल ऊर्जा निकल आएगी। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं जूल में एनर्जी, ठीक है, किलो जूल में चाहते हैं तो चेंज करें, और नहीं तो मेरे ख्याल से जूल में एनर्जी की जो वैल्यू थी वो बेटर थी, ऐसे भी लिख सकते थे। तो बेटा ये एग्जांपल नंबर 3.3 भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर।
पाठ्यनिहित 3.4 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, कहता है पीएच मान बराबर 10। एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 10 दे दिया गया है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 10 होता है तो उस विलयन के संपर्क में आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करिए। आपने एक इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको याद होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोड होता था जिसे आप SHE से भी लिखते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आपको याद होगा ये बात कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता था, 0 माना जाता था। और क्योंकि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 था, उसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों के विभव को आप ज्ञात कर पाते थे। तो कहोगे सर जब इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है तो फिर इसको क्यों ज्ञात करना है? तो बेटा इसको ज्ञात इसलिए करना है क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता था। अर्थात तब इलेक्ट्रोड विभव 0 होता था जब उस इलेक्ट्रोड में भरे विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर होती थी। लेकिन अभी क्या बोला है, अभी सांद्रता को चेंज कर दिया उन लोगों ने। तो कहता है सांद्रता के चेंज हो जाने पर इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा वो आपको निकालना है। और सांद्रता को कैसे निकालेंगे? पीएच वैल्यू की सहायता से। तो सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये लिख लेना चाहिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात करेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। तो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया देखो कैसे करता है। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हुए अपने आप को ½ H2 में कन्वर्ट कर लेता है। इस प्रकार से वो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा पाता है। तो इस हिसाब से हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। अभी क्या करना है, इस रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हम लोगों को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नर्नेस्ट इक्वेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 बाई, या 591 केवल लिख सकते हैं, बाई n, और सामने फॉर्मूला होता है लॉग। बेटा थोड़ा सा इसमें से अलग फॉर्मूला करेंगे। अलग फॉर्मूला क्यों करेंगे? बिकॉज इसमें से एनोड और कैथोड अलग अलग नहीं है, केवल एक ही इलेक्ट्रोड की बात हुई है। तो एक ही इलेक्ट्रोड में क्या होता है, अपचयन की अवस्था को लिखा जाता है ऊपर और ऑक्सीकरण की अवस्था को लिखा जाता है नीचे। ये ध्यान देने वाली बात है। वो जो एनोड अपॉन कैथोड फॉर्मूला था वो एक सेल के लिए था, क्योंकि सेल में एनोड भी होता है कैथोड भी होता है। अब केवल अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोड है तो या तो उसमें अपचयन होगा या तो उसमें या तो उसमें अपचयन होगा या तो केवल क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसलिए जब इलेक्ट्रोड की बात आती है तो अपचयन और ऑक्सीकरण पर फॉर्मूला लिखा जाता है। ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव तो आपने 0 बताया था, माइनस 0.059 बाई n की वैल्यू 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफर हुआ है इसलिए। अब बेटा इसको थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे ढंग से लिखते हैं, लॉग। बेटा रिडक्शन के दौरान पदार्थ ये बना था, और जब भी पदार्थ आयन के फॉर्म में ना हो, रिडक्शन के फॉर्म में, उसकी सांद्रता मानी जाती है 1 मोल प्रति लीटर, इकाई सांद्रता मानी जाती है। नीचे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में हाइड्रोजन किस रूप में था, आयन के रूप में, तो उसकी सांद्रता को यहां लिख देते हैं। बेटा थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के फॉर्मूले को। 0 से कोई मतलब नहीं, आगे 0.059, एक का भाग भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ बच्चे इस बात को ध्यान से देखें, इस भाग को ध्यान से देखा जाए अगर, तो आपने पिछली क्लासेस पर पीएच वैल्यू का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, log 1/H प्लस आयन। अर्थात जब इसको डिफाइन करने के लिए भी कहता था, हम कैसे बताते, किसी विलयन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते थे। तो ये फॉर्मूला अगर देखा जाए डायरेक्ट पीएच वैल्यू का होता है, तो मैं क्या सोचूंगा, इस पूरे फॉर्मूले के लिए या तो वैल्यू लिखो, और या तो इस पूरे फॉर्मूले के लिए मैं क्या सोच सकता हूं, इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाए, पीएच मान। तो मैंने पूरे फॉर्मूले की जगह पर क्या लिख रखा है, पीएच मान। ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू, बेटा इसमें गुना भी करोगे 10 का तो 0.1 अंक पीछे खिसक जाएगा, आंसर आएगा
0.59 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो 10 का जैसे ही गुना किया आपने 0.1 अंक पीछे खिसक गया। एक विशेष बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है ये पीएच वैल्यू का ही फॉर्मूला है। पीएच वैल्यू का एक और फॉर्मूला आता था, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये भी फॉर्मूला होता था। इसी फॉर्मूले से बनाया गया ऊपर वाला फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला बनेगा? H प्लस आयनों की सांद्रता नीचे लिखी, अगर इसे ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस आयनों की सांद्रता की घात माइनस 1। भाई नीचे था, ये ऊपर चला गया, माइनस 1 हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? लॉग m टू दी पावर n। तो मैंने कहा था n जो है ये आ जाता है आगे, तो -1 आ जाएगा आगे, तो माइनस लग जाएगा। ये तो फॉर्मूला आपको बताया गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से फॉर्मूले को निकाल सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले आपको तैयार रखने हैं। इसको जल्दी से नोट करते हैं, एक क्वेश्चन और हमारा बचा रहता है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। बेटा पाठ्य निहित में 3.5 मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, देखता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। एक सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। सेल का ईएमएफ का मतलब सेल विभव ही ज्ञात करना है, और सेल विभव ज्ञात करने के लिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, और आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी गई है। ये हमेशा सेलों में से ज्यादातर सेल विभव निकालने के लिए आपको एक रासायनिक अभिक्रिया तो दे ही देता है। प्रॉब्लम किस पर होती है कि इस पर ये पहचान करें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो पदार्थ ऑक्सीकरण करेगा या जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो एनोड है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो कैथोड है। इस अभिक्रिया को देखने पर मुझे क्या पता था? निकिल पहले सॉलिड के फॉर्म में था, फिर निकल आयन के फॉर्म में हो गया। इसलिए निकिल ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। अगर त्याग किया है निकिल ने, तो निकिल जो है ये एनोड का काम करेगा। निकिल पर मैं लिख देता हूं ये एनोड के लिए है। अब सिल्वर पहले आयन के फॉर्म में था, बाद में सॉलिड फॉर्म में आया। पॉजिटिव आयन समाप्त हुआ, इसका अर्थ है इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा, और क्योंकि ग्रहण किया होगा सिल्वर कैथोड का कार्य करेगा। इसको विशेष ध्यान रखना है। बस इन दोनों से तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और साथ में मुझे सेल का मानक विभव दिया है 1.05 वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं आंसर। देखो कैसे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने में हम नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ई सेल की जो वैल्यू होती है ई नॉट सेल माइनस बेटा होता है 0.0591 बाई n, और लॉग लगाते हुए आपको याद होगा ऊपर लिखा जाता है एनोड की सांद्रता और नीचे लिखा जाता है कैथोड की कंसंट्रेशन। सेल के लिए एनोड अपॉन कैथोड, और अगर कोई एक इलेक्ट्रोड दिया है तो रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन, फिर वो फॉर्मूला लग जाता है। इसको सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दी गई है 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू का अर्थ है रिएक्शन के दौरान कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो आप इसको देखोगे, निकेल सॉलिड फॉर्म में था, बाद में निकेल डबल पॉजिटिव चार्ज में आया। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर। आगे लिखा हुआ है लॉग। एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया है, क्या लिखा है 0.160 अपॉन, बेटा नीचे कैथोड को सॉल्व करोगे तो कैथोड की वैल्यू दी गई है 0.002। और इसमें से विशेष ध्यान देने वाली बात ये, क्योंकि सिल्वर 2 मोल था इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया है स्क्वायर। इस चीज को पहचानना बिल्कुल जरूरी है। देखो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू 1.05, बेटा 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.03 लगभग आपको आंसर प्राप्त होने वाला है। लॉग 0.160 को तो आप लिखा रहने दीजिए। नीचे बेटा सबसे पहला काम है दशमलव को 3 अंक पीछे ले जाओ, तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 10 की घात -3, और बेटा पूरे की पावर लिखी हुई है 2। ये -3 पावर क्यों आई? क्योंकि दशमलव को आपने 3 अंक कहाँ खिसकाया है पीछे की ओर,
तो उसके लिए 10 की घात -3, 2 तो लिखा ही था, 10 की घात -3 इसलिए लगाया गया क्योंकि दशमलव को आपने 3 डिजिट पीछे किया हुआ है, और पावर जो 2 बाहर लिखी थी वो तो मैंने पहले से लिख दी है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और इधर की ओर सॉल्व कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03। बेटा ध्यान देने वाली बात है, लॉग इसको लिखा जा सकता है 16 गुणे 10 की घात, देखो कैसे 0.2 अंक इधर खिसका लेते हैं तो 10 की घात -2। और बेटा नीचे थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो इस 2 का स्क्वायर होगा तो नीचे आ जाएगा 4, और इसका भी ध्यान दीजिए 10 की पावर -3 और उसकी घात 2 है तो 10 घात आएगा -6। ये 10 घात -6 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10 घात +6। इसको थोड़ा सा समझने लायक है। -6 नीचे था, ऊपर चला गया +6। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03। बेटा इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग 4, 10 की घात 6 में से 10 की घात 2 कम कर दोगे तो आएगा 10 की घात 4। अच्छा इस फॉर्मूले इसको अप्लाई कर लेते हैं। ई सेल की वैल्यू जो है वो 1.05 माइनस 0.03, और इसको सॉल्व करोगे बेटा तो एक फॉर्मूला आपको ने देखा होगा log m इंटू एन। m इंटू एन का फॉर्मूला लगाओगे log m प्लस log n की जगह पर 10 की घात 4। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03। बेटा log 4 को कैसे सॉल्व कर सकते हो? log 4 को लिख सकते हो, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। log 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, ये फॉर्मूला क्या लिख जाएगा log m प्लस log n। तो log 2 की वैल्यू कितनी बार आ जाएगी? 2 बार। तो log 2 की वैल्यू 2 बार लिखोगे तो आएगा बेटा इसका वैल्यू 0.6020 हाँ 6020। ये फॉर्मूला है क्योंकि log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 आता है, इस जगह log 2 बार आया है तो 0.6020 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इस पर अप्लाई करोगे तो जो पावर है ये आ जाएगा आगे, तो 4 log 10। ई सेल इजिकल टू 1.05 माइनस 0.03। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, log 10 की वैल्यू तो एक ही होती है, 1 का गुना 4 से होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या है 0.6020 प्लस 10 की वैल्यू 1 होती है, लिख लेते हैं यहाँ पर 1.05 माइनस, एक काम कर लेते हैं 0.03 तो लिख ही लेते हैं, इनको दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 4 का 1 से गुना होगा 4 और वो 4 इस पे जुड़ जाएगा तो 4.6020। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 का पूरे पे गुना करा लेते हैं। सबसे पहले 0, फिर 3 का 2 में गुना हुआ 6, फिर 0, फिर 3 का गुना 6 में हुआ तो 18, 1 हासिल बच गया है। 3 का गुना 4 पे हुआ 12 और 1 13। और बेटा दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगाएंगे 4 और 2 6 डिजिट बाद, 3 3 6 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो मैं क्या सोचता हूँ 1.05 में ई सेल इज इक्वल 1.05 में ये वैल्यू माइनस कर लेते हैं। यहाँ 1.05 में वैल्यू माइनस होगी 0.138060 माइनस कर लीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें से 10 में से 6 गया 4, 9, 1, 4 में से 3 गया 1, इसमें से 9 में से 1 गया, इसमें से आ जाएगा तो 10, 10 में से 1 गया तो 9। तकरीबन
0.91 वोल्ट, इतना आंसर आपको प्राप्त होगा। पूरा आंसर नहीं लिखना है, केवल आप शुरुआत का थोड़ा सा आंसर लिखते हैं। 0.9 वोल्ट प्राप्त होगा इस सेल का विभव। तो इस प्रकार से बेटा आपका पाठ्यनेट में 3.5 ये भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो अपनी नेक्स्ट क्लास पे हम अपने एक्सरसाइज में बचे हुए बाकी न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और अपने यहाँ रसायन विज्ञान में कुछ निश्चित चैप्टर्स पे ही न्यूमेरिकल मिलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन जिन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरह से हम उनको तैयार करके रखें अपने पास। तो बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं उनको नेक्स्ट क्लास पे पढ़ते हैं।